हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी जीके और कंप्यूटर के टॉप 35 क्वेश्चन। और यह सीरीज कंटिन्यू है और इसके पहले हम लोगों ने 8 नंबर तक कंप्लीट कर लिया। आज इसकी 9वीं सीरीज है और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और देखिए, 15 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटिस्ट, ऑडिटर, यानी 15 दिसंबर और 5 जनवरी को पेपर लगे हुए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख के जाएं और निश्चित रूप से इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले कंप्यूटर वाले सेगमेंट को सॉल्व करेंगे और आप लोग इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा विंडो को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो MS एक्सेल 2016 में कौन सा विकल्प होगा जिसके द्वारा विंडो को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले व्यू वाले सेगमेंट पर जाएंगे। किस पर? व्यू वाले सेगमेंट पर। उसके बाद विंडो पर क्लिक करेंगे, देन स्प्लिट कर देंगे तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले व्यू वाले सेगमेंट में जाना है, देन विंडो वाले सेगमेंट में जाना है। उसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन आता है। स्प्लिट को जैसे ही आप करेंगे MS एक्सेल 2016 में, उसमें विंडो को दो भागों में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? विंडो को दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यू विंडो स्प्लिट। अगला प्रश्न है, रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है। रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला ईमेल भेजने का। रे टॉमिल्सन को सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। बात करें ईमेल का, ठीक है, ईमेल की बात करें तो ईमेल का पूर्व जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है रे टॉमिल्सन को। अगला प्रश्न है, वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है, यानी वार्म का पूर्ण रूप क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो राइट वंस रीड मेमोरी होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट वंस रीड मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको इनमें से कौन सा कथन सही लग रहा है उसको जज करना है, उसको आपको बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए जो है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। अच्छा, पहला ऑप्शन जो है दिया है, इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइनेक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। नहीं, ये नहीं करता है। आपको याद क्या रखना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है यानी MS विंडोज जो होता है यह इंटेल प्रोसेसर के साथ, किसके साथ? इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पहले की बात करें, बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग करना, ये ई बिजनेस का घटक है। ग्राहक सेवा, ये भी ई बिजनेस का घटक है। और विक्रय करना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का घटक है। लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट ये ई बिजनेस का घटक नहीं है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFM, कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डैश कमांड संपादन करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कमांड को संपादन करने की प्रक्रिया क्या है। तो 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे। तो प्रिंट देने के लिए फाइल मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, फाइल मेन्यू। अगला प्रश्न है, मेल प्राप्तकर्ता को, नेक्स्ट वन है, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रियाविधि प्रदान की जाती है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी क्रियाविधि
पुनर्प्राप्त की जाती है। 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर का प्रयोग किया जाता है रिट्रीवल के लिए। और सिंपल सी बात करें, अगर मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, SMTP। तो आपको इतना याद रखना है, अगर मेल भेजा जा रहा है तो उसके लिए SMTP, और मेल को अगर रिसीव किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है तो उसके लिए POP3 का यूज किया जाता है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। HLL को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। तो ये क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसको देखिए, एक ट्रिक है इसका, CHM। क्या है इसका ट्रिक? CHM, यानी कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो CHM याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हुआ? CHM, यानी कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। CHM 2-3 बार कहिए और याद हो जाएगा CHM। चलिए, लाइनेक्स क्या होता है? लाइनेक्स आपको बताना है कि लाइनेक्स क्या होता है। 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनेक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए, अगर किसी को हम फ़ोन लगाते हैं और वह यानी अलार्म की बात करते हैं, ठीक है। अलार्म अगर आपने लगा दिया 4:50 पे, तो 4:50 पे अलार्म बज गया तो वह क्या हो गया? रियल टाइम हो गया, यानी उसी टाइम वह बजेगा। तो वही कह रहा है कि लाइनेक्स क्या है, तो यह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। अच्छा, इमेज को भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिंपल सी बात है, इमेज को भेजने के लिए हम फैक्स का प्रयोग करते हैं। तो 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्स। फैक्स का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? अच्छा, दो प्रकार के डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज के लिए, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। और सेकेंडरी वगैरह में क्या आता है, जैसे आपका ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब आ जाते हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम की बात करें तो रैम जो है यह प्राइमरी स्टोरेज में आता है। रैम प्राइमरी स्टोरेज में आता है, जबकि सेकेंडरी में क्या आ जाता है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगों को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता हो? अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगों को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर आना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फुटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नार्ट्रॉन क्या है? नार्ट्रॉन क्या है? एक एंटीवायरस है। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नार्ट्रॉन क्या है? एक एंटीवायरस है। नार्ट्रॉन एक एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है, और एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन क्या कहलाता है? मान के लिए एक HTML डॉक्यूमेंट है, एक HTML डॉक्यूमेंट है और दूसरा HTML डॉक्यूमेंट है, और इसका इससे कनेक्शन करते हैं तो यह क्या कहलाता है? यह हाइपरलिंक कहलाता है। तो एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन करना हाइपरलिंक कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। और चलिए हम लोग चलते हैं अगले सेगमेंट पर, यानी उत्तर प्रदेश जीके कंप्यूटर के सेगमेंट को हमने कवर कर लिया है। चलिए इसका फिर से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में याद भी हो जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने किया था कि MS एक्सेल 2016 में विंडो को अगर दो भागों में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर विंडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर स्प्लिट कर देंगे तो वह डिवाइड हो जाएगा, यानी व्यू, विंडो और स्प्लिट, व्यू, विंडो, स्प्लिट। अगला था, रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय रे टॉमिल्सन को दिया जाता है। वार्म का पूर्ण रूप पूछा था, तो राइट वंस रीड मेमोरी होता है। क्या होता है? राइट वंस रीड मेमोरी होता है। अगला प्रश्न था कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यानी MS विंडोज़
इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। नेक्स्ट था, इसमें से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो भैया बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग करना ये घटक होता है। ग्राहक सेवा ये भी बिजनेस का घटक है। विक्रय ये भी बिजनेस सेवा का घटक है। लेकिन CFM यानी कैश फ्लो मैनेजमेंट ये ई बिजनेस का घटक नहीं है। अगला था, कमांड संपादित करने की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादित करने की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादित करने की प्रक्रिया है। प्रिंट देने के लिए आप क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंट देने के लिए आप फाइल मेन्यू सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ईमेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए किस क्रियाविधि का प्रयोग करते हैं? तो POP3 का प्रयोग करते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यानी सर्वर 3 का। अगला था, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो हमने बताया कि CHM याद रखिएगा, यानी कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। लाइनक्स क्या होता है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डैश का उपयोग टेलीविजन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है किसके माध्यम से? तो फैक्स के माध्यम से। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? भैया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस दो तरीके से होती हैं। तो जो आपके लैपटॉप में मेमोरी में लगी होती है, ठीक है, मोबाइल में लगी होती है, उसी को कहा जाता है रैम कहा जाता है, ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आएगा, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आएंगे। कह रहा कि क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता हो? उसे कहते हैं फुटर। अगला है, नार्ट्रॉन क्या है? नार्ट्रॉन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। अच्छा, एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो कंप्यूटर हम लोग का कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या किया? पढ़ा भी और इसका रिवीजन भी किया। अगला है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से पहला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर की अगर बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो यह कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में स्थित है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, इसे आपको बताना है। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? भैया कपास, गन्ना, सरसों, मूंगफली, इनमें से बताना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि सरसों जो आती है यह रबी की फसल में आती है। सरसों किस में आती है? रबी की फसल में आती है। और कपास, मक्का, मूंगफली ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। धान। मूंगफली की बात करें, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाना की। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? घाना की। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया था। तो प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छे आचरण के बंदियों को निरुद्ध किए जाने के संदर्भ में किस वर्ष केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया? तो 86 का बी हो जाएगा, 1949 यानी 1949 में। तो अच्छे आचरण के जो कैदी थे उनको निरुद्ध किए जाने के लिए किस वर्ष केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया? 1949 में। जो केंद्रीय कारागार था उसको आदर्श कारागार बनाया गया 1949 में। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। जनपद दिए गए हैं और खनिज उत्पाद दिए गए, कौन कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पहले देखिए इसमें क्या है ना, जब मिलान करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले जो आता है उसको मिला लीजिए। जैसे तांबा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है, तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो आप इसमें देख सकते हैं बी का तीसरा, तो बी का तीसरे वाले में कौन सा मिल रहा है? तो देखेंगे यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब आगे देख लेते हैं। और सोनभद्र में क्या है? सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। सोनभद्र में चूना, ललितपुर तांबा, प्रयागराज में सिलिका बालू। तो बिल्कुल आसान है, 87 का सी वाला हो जाएगा।
ठीक है। सोनभद्र में चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। और ललितपुर में तांबा पाया जाता है, प्रयागराज में सिलिका बालू पाया जाता है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है तो किस क्षेत्र का है? तो कर्मा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? यहाँ 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। सोनभद्र जो है कर्मा, देखिए कर्मा को आप ऐसे याद रखिए, कर्मा भाई कर्म करो सो मत, कर्म करो सो मत, तो सोनभद्र। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है? तो 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6% का लक्ष्य रखा है। तो यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है? 6% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है, कौन सा सही क्रम सही है? तो सबसे पहले आता है हम लोग का सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, देन फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है या कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है या बिजनौर में रहती है। 93 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई? विधान परिषद की स्थापना, केवल आपको इतना याद रखना है, विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, और कुछ मत याद रखिए। इसका हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। तो 169 विधान परिषद 169, ठीक है 169, ऐसे याद रखिए ना, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो बस 4 चौके 16, 3 त्रिक का 9, यानी ये 169 हो जाएगा। तो विधान परिषद की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 169 अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 169 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या कितनी है? ठीक है, विधान परिषद की संपूर्ण संख्या 95 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तो बताइए यहाँ पर विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा, राज्यसभा, जितना हो सकता है सब बताइएगा, विधान परिषद के बारे में जितना आप जानते हैं। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302.22 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302.22 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह मोदी नगर में है, यानी 97 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मोदी नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, तो कहाँ पर विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित करे जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ पर? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा तो एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक साथ निकाल लीजिए, और बचा यहाँ पर मुरादाबाद और कानपुर। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर। करनाल बंट एक बीमारी है, किस फसल की बीमारी है? तो यह गेहूं की है। करनाल बंट एक बीमारी है, गेहूं की है। और जो आप यूपी जीके की ई बुक अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो हर क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ है? तो 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरठ में। और फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर की के साथ। तो और एक जरूर सूचना है फ्रेंड्स, अगर आप यूपी SSS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यूपी जीके की एक नई ई बुक आ चुकी है, और इसमें जो यूपी SSS के नए टॉपिक हैं, फेवरेट टॉपिक हैं, सब कुछ अच्छे से ऐड किया गया है। सबसे पहले इसकी खासियत क्या है कि जब अगर जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई हो, या प्रमुख शोध संस्थान हो, या रामसर स्थल हो, सबसे पहले उसके थियरी सेक्शन को पढ़ेंगे, और जैसे थियरी सेक्शन समाप्त होगा उसके बाद उससे जितने भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न बने हैं सब कुछ हमने एक साथ रख दिया है।
फिर जब पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, लास्ट में हमने आज तक जितने यूपी ट्रिपल एस से प्रश्न पूछे गए उसको भी रखा है व्याख्या के साथ। तो आपको कहीं भटकना नहीं है, इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसमें 2 ई बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक तो यूपी जीके और दूसरा यूपी करंट अफेयर। इसकी प्राइस 125 रुपये। आपको पेमेंट करना है इसी नंबर पर 9793661506 पर। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। अगर कोई दिक्कत आता है तो इस पर हाई लिख कर सेंड करिएगा, QR कोड दिया जाएगा उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए करंट अफेयर की ई बुक है। देखिए संपूर्ण करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है, बिल्कुल ओरिएंटेड प्रश्न रखे गए हैं और टू दी पॉइंट है। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस है 49 रुपये। पेमेंट करने का प्रोसेस वही है। उसी प्रकार देखिए कंप्यूटर की ई बुक है, कंप्यूटर भी आप लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसकी जो प्राइस है 149 रुपये है। 149 रुपये इसकी प्राइस है। 149 रुपये इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो आपको यह ई बुक प्रोवाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।